Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, नहीं होंगे तो इस सेशन के बाद हो जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने 8.5 घंटे की मैराथन जो है 4 सेशंस लगाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो आप देख लीजिए, फ्री नोट्स आप पढ़ लीजिए, सीटेट आपका नहीं रुकेगा। बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए कि भैया पेपर जो है, अब इतना तो हमें बताइए कि 20 के आगे ही जाना है। 20 दिसंबर से पहले सीटेट का एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि 7 दिन पहले तो एटलीस्ट बताएंगे ही ना। वो एक फेक नोटिस घूम रहा है, हो सकता है वो सच हो सकता है वो, अभी तक तो हमारे लिए फेक ही है, क्योंकि सीटेट की वेबसाइट पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। और ये लोग 1 हफ्ते पहले बताएंगे ही। तो जब भी 1 हफ्ते पहले बताएंगे, हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या उस 1 हफ्ते में कर सकते हैं, और जो एक 5 नई मैराथन है आपके लिए वो बिल्कुल तैयार होंगी। प्रीवियस अगर आपने देखी है तो उनको तो आप देख ही लीजिए। सभी गुड इवनिंग। केवीएस वाले भी वो मैराथन देख लीजिए जो 8.5 घंटे की मैराथन अभी कुछ दिन पहले ही ली है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। केवीएस को लेके बहुत ही भ्रम पैदा हो चुके हैं, बहुत ही परेशानियां खड़ी हो चुके हैं आसपास। सबको लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, क्या आएगा। तो उस पर क्लास आपकी कल होगी 7:30 बजे शाम को। यूट्यूब पर भी होगी वो जो क्लास है, जो सेशन है, और करियर वेल ऐप पर भी होगा, जिसमें हम सारी बात कर लेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, कोर्स ले रहे हैं तो भी, नहीं ले रहे हैं तो भी। ठीक है ना। आ जाइए फटाफट से और स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। एकदम टाइम पे हम हैं, आपको तो पता ही है, टाइम पे रहते हैं हमेशा। और ये तुम क्या कर रही हो, इतनी मल्टीटास्किंग क्यों कर रही हो, एक ही काम कर लो। तो पोल आपके सामने आएगा, 30 क्वेश्चंस होंगे और फटाफट से आपको आंसर मार्क करते हुए जाना है। ये 21वां सेशन है। अच्छा, कोई जैसे एक्सपर्ट सीरीज है तो वो अलग है। मैंने इस साल के जो 600 क्वेश्चन बताए हैं वो इस सीरीज के क्वेश्चन है। सीटेट ऑनलाइन पेपर डिस्कशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो ये 21वां सेशन है। इससे पहले 600 क्वेश्चन बिल्कुल ऑनलाइन पैटर्न पे हम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के भी करेंगे। तो अब थोड़ा देख लिया जाए। अब तो आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि इतनी पढ़ाई हम अब कर चुके हैं और आप इंप्रूवमेंट देखेंगे भी अपने स्कोर में। स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आए। टेलीग्राम चैनल, कोई भी फेक वेबसाइट, फेक टेलीग्राम चैनल, कुछ भी ऐसी जगह पे 1 भी रुपया मत दीजिएगा जहां पर आप फंसे और आपको ना मटेरियल मिले, और जो फ्री चीजें वो भी पेड दे दें वो वहां पे, तो उससे बचिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पेडागोजी स्पेशल बैच सिर्फ और सिर्फ केवीएस के लिए, बिल्कुल केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें हम चलने वाले हैं, वो आपका लाइव है। ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है, लेकिन फिर भी अगर आप करियर विल के पुराने स्टूडेंट हैं तो डिस्काउंट इस पर भी आपको और मिल जाएगा। 800 का ये बैच है और लाइव रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सब इसको में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो केवीएस का एक कंप्लीट बैच आया हुआ है वो भी आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स, इवन टेलीग्राम चैनल का भी हम लोग ले रहे हैं एक्शन, जिन पे जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, अनएथिकल है ये कि आप इस तरह से चीजें करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए खैर, और 30 क्वेश्चंस, 30 का टारगेट आज लेके चलिए। कम से कम भी 28 आपके आने चाहिए इस सेट में, जितनी तैयारी हम कर चुके हैं। उसके बाद 30 भी आए तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इसको शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो डेली पढ़ते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन का गैप आया है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। अगर कौन सा सही नहीं है पूछा होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। और बहुत ही तसल्ली से पढ़ के समझना है क्वेश्चन को। अगर आपने पढ़ के समझ लिया, हाफ बैटल वॉन, आधी लड़ाई आपकी जीत चुके हैं आप, या खत्म है, क्योंकि समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेडागोजिकल क्वेश्चंस को। सी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड फ्रॉम वन अनदर, यानी विकास के जो क्षेत्र हैं, जो प्रकार हैं, जो डोमेन्स हैं, जो टाइप्स हैं, 4 मुख्य टाइप हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये क्या है, अलग थलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अनरिलेटेड हैं, और ये हम बिल्कुल तुरंत पढ़ते हैं कि ये चारों रिलेटेड हैं, है ना। अगर दिल में दर्द है तो दिमाग पे भी जोर पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ा हुआ है तो मन भी उदास होगा, शरीर अगर ठीक से काम नहीं करेगा, सोशली भी आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, चारों डोमेन्स। हम ये नहीं कह सकते कि सुस्पष्ट हैं, अलग हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सुस्पष्ट का मतलब डिस्टिंक्ट है, अलग है, अलग नहीं है भाई। क्या है, संबंधित हैं, अंततः संबंधित हैं चारों प्रकार। बी ऑप्शन है डिफरेंट थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अग्री ऑन द सेम आइडियाज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी विकास
की जितनी भी डिफरेंट थियोरीज हैं, चाहे आप वाइगॉस्की को पढ़ें, पियाजे को पढ़ें, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विकास पे या डेवलपमेंट की थियोरीज दी हैं, इनकी सबकी जो मान्यता है वो सब सेम है बिल्कुल। मतलब थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अग्री ऑन द सेम आइडियाज। सारे यही मान रहे हैं कि विकास अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सबके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है। नहीं, पियाजे तो कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है। कोई कहेगा सोसाइटी का ज्यादा प्रभाव है, कोई कहेगा फिजिकल एक्टिविटी का ज्यादा प्रभाव है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी कि सारी थियरीज जो हैं एक ही विषय में या एक मत है। एक मत तो दो लोग घर में नहीं होते, हस्बैंड वाइफ क्या, भाई बहन क्या, कोई भी नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम कॉन्सेप्ट, मैथ्स नहीं है ना 2+2 4 ही होगा, जरूरी नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये बात हमें थोड़ी अच्छी लग रही है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस टाइम में आप जी रहे हैं, रह रहे हैं, उसका प्रभाव आपके विकास पर यानी बच्चे के विकास पर पड़ता है। किन कार्टून्स को वो देख रहा है, किन लोगों के बीच वो है, उस टाइम पे सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत सारी चीजें। तो लगभग सोशल कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव पड़ता है, ये वाइगॉस्की भी कहते हैं और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बात तो सही लग रही है, फिर भी डी ऑप्शन पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखिए कॉन्टिन्यूअस तो है, मान लिया, लेकिन स्मूथ है ये किसने कहा? इतना भी कुछ ऐसा नहीं कि इसमें कुछ टास्क नहीं होते या बाधाएं नहीं होती। डेवलपमेंटल हैजार्ड्स नाम की एक चीज होती है, इसमें सी ऑप्शन ही सही है, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। डेवलपमेंटल हैजार्ड्स नाम की एक चीज होती है, यानी खतरे होते हैं, बच्चा गिर जाए, कोई गलत केमिकल की चपेट में आ जाए, सही एनवायरमेंट ना मिले। तो डेवलपमेंट में क्या है? चेतावनियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, बाधाएं भी हैं। ठीक, तो हजार्ड्स भी हैं डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि हजार्ड्स हैं ही नहीं या प्रॉब्लम्स नहीं है, चेतावनी नहीं है। ठीक, तो ये स्मूथ है ऐसा नहीं है। स्मूथ तो भैया आपका नेशनल हाईवे ही होगा कि आराम से चले जाओ, वहां पे भी गड्ढे मिल सकते हैं। तो ये तो डेवलपमेंट है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और स्मूथ बनाने के लिए आपको अच्छा एनवायरमेंट, अच्छी एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन सब कुछ देना होता है। तो बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, इस बात को हम सही मानेंगे बाकी चारों ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आप इसको बिल्कुल टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करेंगे, पोल में जवाब देंगे और 28 से कम किसी के भी नंबर आने नहीं चाहिए। अगर आपने मैराथन्स देख ली हैं या नोट्स भी पढ़ लिए हैं जो फ्री दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, एक बार बताइएगा मुझको क्या सीन है। मैथ्स की और वीडियोस कब आएंगी मैम? मैं उदय सर को बोल के कुछ सेशंस लगवा दूंगी, एक बार डेट अनाउंस हो जाने दो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी और वो सब के लिए मैं फेक न्यूज क्यों चल रही है, एग्जाम 29 को है। रूबा, मैंने अभी इस पे ही बात की है थोड़ी देर पहले कि एक फेक न्यूज है, फेक नोटिस है, हो सकता है फेक हो, अभी तक तो फेक ही है, हो सकता है कुछ सच्चाई हो, बट हम इस पे अभी फेक ही मानेंगे इसको, क्योंकि वेबसाइट पे कुछ नहीं है। बट हाँ, इतना हम मान सकते हैं कि 20 से पहले आपका पेपर नहीं हो रहा, और क्योंकि एक हफ्ता पहले तो नोटिफिकेशन जारी करेंगे ही। हालांकि सीटेट की वेबसाइट कहती है कि भैया 16 से पेपर स्टार्ट होने थे, तो 16 से तो असंभव है अभी। केवीएस पेडागोजी के लिए कल हम चर्चा करेंगे अनुराग, शाम को 7:30 बजे मिलेगा यूट्यूब पर ही और करियरवेल ऐप पर भी, ठीक है ना। कल और परसों 2 सेशंस हैं आपके, ये डेमो लेक्चर्स भी होंगे, और जो लोग फ्री भी तैयारी करना चाह रहे हैं मतलब सेल्फ स्टडी से, उनके लिए भी सारी चीजें मैं बता दूंगी कहां से क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैस्मिन कह रहे हैं कि पोल में 0 से खाता खुला। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां मत करो यार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। जीएफ का कॉन्सेप्ट हमें पता है, अभी हम मैराथन्स में ही पढ़ चुके हैं। ग्रॉस से फाइन जाता है। ग्रॉस क्या है? बड़ी मांसपेशियों का समन्वयन या कोऑर्डिनेशन, आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स, इन जैसे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल। फाइन मोटर क्या है? सूक्ष्म। फाइन का मतलब ये सूक्ष्म, जैसे एक धागा होता है फाइन होता है, तो सूक्ष्म मतलब आपकी हाथों और आंखों की मांसपेशियों का समन्वय। जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, निटिंग यानी बुनाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो रनिंग में तो भाई आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होती हैं, क्योंकि बड़ी मांसपेशियां हैं आपकी टांगों की। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, ये बात सही है, आपकी आंख और आपके हाथों का कोऑर्डिनेशन। अगर आप एक धागे में मोती पिरो रहे हैं या सुई में धागा भी डाल रहे हैं, तो क्या हुआ? सुई में धागा भी क्या है? वो मूवी आई थी ना शायद, सुई धागा आई थी, नहीं आई थी, हाँ। तो सुई में धागा पिरोना भी क्या हो गया भाई? फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि इसमें आपकी छोटी मसल्स, आपकी आंखें और आपकी उंगलियों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन, समन्वयन लगेगा। जब आप क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं सीढ़ियां, तो आपकी टांगों का प्रयोग हो रहा है, हाथों का प्रयोग हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते हो तो ऐसे ऐसे उंगलियों से चढ़ जाते हो, ऐसा तो नहीं है कोई निशा के अलावा। देखिएगा एक बार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हॉपिंग लाइक अ रैबिट। जब आप खरगोश की तरह फुदक रहे हैं, तब भी आपकी टांगों का प्रयोग है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल है बाकी के 3, और बी ऑप्शन है आपका
जिसमें फाइन मोटर स्किल्स की बात हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। मैडम जी सोया मत कीजिए, थोड़ा सा पोल एक्टिवली लगा लीजिए, खाना एक्स्ट्रा खिलाएंगे हम आपको। सागर क्या कह रहे हैं, ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं, एससी कैंडिडेट हूं, क्या केवीएस टी के लिए एलिजिबल हूं, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। सागर ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा है वहां पे कि 5% रिलैक्सेशन जैसा कुछ लिखा हो। तो एक बार मैंने सिलेबस और जो क्राइटेरिया है वो पूरा शेयर कर दिया, एक बार आपको ही वो डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं भी पढ़ लूंगी और बता दूंगी एक आध दिन में आपको, है ना, क्योंकि मेरी नजर में वो नहीं आया, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहां पे। एज में तो रिलैक्सेशन लिखा है बट परसेंटेज का रिलैक्सेशन नहीं लिखा, बाकी जगह पे होता है बट पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं लिखा है। 76% लोग थर्ड क्वेश्चन में ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं और जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमिन्ड सोनली बाय हेरिडिटी। ध्यान से पढ़िएगा, भावनाओं में बह करके उत्तर नहीं देना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। देखिए सोनली लिखा है, ये नहीं लिखा हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। सोनली यानी पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी का रोल है, एनवायरमेंट का जीरो रोल है। सोनली का मतलब तो यही होता है ना, कंप्लीटली। तो कंप्लीटली क्या, कलर ऑफ आईज, हाँ ठीक है, आंखों का रंग मैं कितनी बार तो एग्जांपल देती ही हूं कि भाई आप लेंस लगा के चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जो मिल गया हेरिडिटी से वही मिल गया। अब ये थोड़ी कहो कि मम्मी पापा इसको चेंज कर दो, अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं कर सकते ना। अगर ब्लैक कलर की आंखें हैं तो वही रहेंगी। क्या कह रहे हो तुमने करा लिया था मम्मी को बोल के चेंज, आंखों का रंग चेंज, वाह। तो कुछ अपवाद होते हैं बट इनको हम इग्नोर करेंगे। इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस पर भी हेरिडिटी का या जेनेटिक्स का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। मॉरल डेवलपमेंट, ये तो टोटली एनवायरमेंट का हिस्सा है। सोशल स्किल्स एनवायरमेंट का हिस्सा है, डोमिनेट करेगा एनवायरमेंट इन दोनों ही स्किल्स को। हेरिडिटी का बहुत मामूली रोल होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट मॉरल्स, एथिक्स, सोशल स्किल्स, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, झूठ नहीं बोलना है, ये लोगों की वजह से सोसाइटी में तो आप सीख रहे हैं। जानवरों के लिए क्या सही गलत है, वो तो बाय नेचर उनका जो है उस हिसाब से चलते हैं। तो अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस भी सही होना चाहिए भाई। आपको नहीं लग रहा कि इंटेलिजेंस सही होना चाहिए? आप तो बहुत समझदार हो गए, है ना। ए और बी 20% ही लोग दे रहे हैं, बाकी के 69% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कलर ऑफ आईज पे जीरो प्रभाव है अगर हम बात करें एनवायरमेंट की। अगर आपकी आंखों का रंग ब्राउन है तो ब्राउन ही है वो, फिर एनवायरमेंट में आप चाहे उसमें कुछ भी कर लीजिए, चेंज नहीं होगा। लेंस लगाना आंखों का रंग चेंज करना नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ही सही है। सेकंड क्यों सही नहीं है? बुद्धि पर प्रभाव होता है, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया था सोनली की बात हो रही है, यानी पूर्णतः। तो पूर्णतः नहीं, अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो आपका जो बुद्धि का स्तर है वो थोड़ा तो इंक्रीज हो ही सकता है ना। एबिलिटी इंक्रीजेबल तो होती ही है, बेहतर तो कर ही सकते हैं आप। आईक्यू भी देख रहे हैं, हर 10 साल में थोड़ा बेटर स्कोर आता है, ये जनरेशंस में देखें हम या हर 10 साल में देखें तो, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। और अगर ट्रेनिंग की, एजुकेशन की बात करें हम, तो वो बेहतर हो रही है, तो उस पर इंटेलिजेंस भी बेहतर होती है उसके साथ। ठीक, तो इंटेलिजेंस पे हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन इंटेलिजेंस में एनवायरमेंट का भी अच्छा खासा रोल है। तो सोनली अगर लिखा है तो गड़बड़ है। अगर यहाँ पे हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है तो फर्स्ट सेकंड दोनों हो जाते, लेकिन क्योंकि सोनली लिखा है, सोनली मतलब पूर्णतः, तो फिर तो कलर ऑफ योर आईज, ठीक है, ए ऑप्शन। या आपके बालों का रंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स एंड रूल्स टू चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी विद्यालय जो है वो बच्चों को नए व्यवहार सिखाते हैं कि भाई ऐसे खाओ, ऐसे बोलो, मे आई कम इन बोलो तब अंदर आओगे, है ना। और रूल्स सिखाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं उनसे यानी बच्चों से कि वो वैसे ही बिहेव करें। बात तो ठीक है। द स्कूल इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ डैश सोशलाइजेशन, यानी विद्यालय सामाजिकरण की कौन सी संस्था के रूप में काम करता है? एक क्वेश्चन आना ही है निश्चित रूप से। भाई सेकेंडरी है विद्यालय, एस फॉर स्कूल, एस फॉर सेकेंडरी, तो एसएस का बॉन्ड है इनका। फैमिली प्राइमरी है, फैमिली जो है वो प्राइमरी है, पीएफ है, प्राइमरी फैक्टर है फैमिली, और सेकेंडरी है स्कूल। ठीक, सेकेंडरी है स्कूल, गॉड है। पहले आप कौन है ये समझते हैं, परिवार में कैसे बिहेव करते हैं, कोई आता है नमस्ते करते हैं, बेसिक चीजें आप परिवार में सीखते हैं, प्राइमरी फैक्टर हो गया या प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हो गया। इंपॉर्टेंट स्कूल ज्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है आप स्कूल में जाकर के सीखते हैं, गेम कैसे खेलते हैं, कहाँ कैसे बिहेव करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बहुत सारी चीजें आप स्कूल में सीखते हैं, तो सेकेंडरी है। अगर स्कूल के साथ नेबरहुड लिखा होता तो वो भी सेकेंडरी में आ जाता। तो नेबरहुड की अपने आप में कोई खास वैल्यू नहीं है, बट स्कूल हमेशा सेकेंडरी, प्राइमरी हमेशा फैमिली रहेगी। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। एनालिटिक और कंस्ट्रक्टिव का यहाँ कोई
पॉइंट ही नहीं है अगर सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, यानी जो मॉरल डेवलपमेंट दिया है कोहलबर्ग ने, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास के किस स्तर पर डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देखिए हिंदी में स्तर और चरण में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा कि लेवल लिखा है मतलब प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल की बात हो रही है। 3 लेवल हैं, स्टेजेस लिखी हैं तो 6 स्टेजेस हैं, तो वर्ड्स के साथ बहकना नहीं है हमने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5B कह रहे हैं 72% लोग, यानी ये क्या है, कन्वेंशनल लेवल का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास, हमें अप्रूवल चाहिए दूसरों से। माँ बाप अगर आप A ग्रेड लेकर के आएंगे, यानी फर्स्ट आएंगे क्लास में, तो आप पे गौरव महसूस करेंगे, सच बोलने पे गौरव महसूस करेंगे, तारीफ आपकी करेंगे, तो इसलिए आप कुछ कर रहे हैं। तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है, जो कि कन्वेंशनल लेवल में आता है। इतनी बात क्लियर है। 10 से 13 वर्ष के बीच की स्थिति है, प्राइमरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा। प्री कन्वेंशनल में तो आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, और सेकंड है आपका टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज। थर्ड स्टेज है ये गुड बॉय गुड गर्ल, और लेवल है सेकंड कन्वेंशनल पारंपरिक, जब परंपराओं यानी दुनिया में जो चल रहा है, समाज में जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉरलिटी या सही गलत निर्धारित होता है। हेट्रोजेनस या हेट्रोनॉमस मॉरलिटी की अगर हम बात करें तो पियाजे ने इस पे बात की थी। इसमें जब दूसरों के अकॉर्डिंग बच्चा चले, ऑटोनॉमस है जब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट पियाजे की थ्योरी जनरली पूछी जाती नहीं है आपके पेपर में, मॉरलिटी डेवलपमेंट वाली की बात कर रही हूं मैं, पता चले कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। सीटेट के एग्जाम के जवाब में दे चुकी हूं शुरुआत में ही, डोंट वरी, ठीक है ना। फेक है अभी के लिए राज वो नोटिस, क्योंकि वेबसाइट पर अभी तक नहीं है, बट इतना तो पक्का है कि 20 के बाद ही होगा एग्जाम, तो आप तो तसल्ली से रहिए। जिस दिन रिजल्ट एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, अगले ही दिन से 5 मैराथन शुरू हो जाएंगी, और एक स्ट्रैटेजी के जो भी आपके पास उस समय बचा होगा 8 दिन का 10 दिन का, उसमें आप कैसे तैयारी करें, ठीक। इतने आप मैराथन्स देखिए, पढ़िए शांति से, बताइएगा एक बार। सी ऑप्शन कह रहे हैं सीताज एबिलिटी टू मॉडिफाई, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टू मॉडिफाई हर एक्शंस ऑफ राइडिंग अ स्कूटर बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना। यानी आपको साइकिल चलानी आती थी, आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, लेकिन मॉडिफाई कर रहे हैं आप अपने अनुभव के बेस पे कि भाई हैंडलिंग जो है वो लगभग सेम होती है, आपको कैसे वो हैंडल पकड़ना है, बैलेंस कैसे करना है, बट गियर चेंज करने होंगे स्कूटर में, या स्कूटी है तो चलो उसमें एक्सिलरेट करने का ही ध्यान रखना है या ब्रेक का ध्यान रखना है। तो वो मॉडिफाई कर रही हैं, जो पहले से सीखा है उसमें मॉडिफिकेशन कर रही हैं, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी दोनों चीजों में है। ये सिंपल है एकोमोडेशन। देखिए मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया, मॉडिफिकेशन करके आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, एडजस्टमेंट, ये सब किसकी ओर इशारा करते हैं, एकोमोडेशन की ओर। और ये एकोमोडेशन और एसिमिलेशन मिलकर के क्या बनाते हैं, अडेप्टेशन की प्रक्रिया। आप अपने एनवायरमेंट में इन्हीं दोनों से अडेप्ट करते हैं। अगर एसिमिलेशन की बात होगी तो कुछ नया इनकॉर्पोरेट करने को कहेगा, कुछ जोड़ने को कहेगा, कुछ ऐड करने को कहेगा, कि वो साइकिल चलाना सीख रही है तो वो एसिमिलेशन हो जाता, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, एकोमोडेशन। डिसइक्विलिब्रियम आपको पता है तब होता है जब दो चीजों में क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट हो, बैलेंस में ना हो। इक्विलिब्रियम है जब बैलेंस में हो दो चीजें, साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चला रही है, इक्विलिब्रियम है। तो आंसर क्या था यहाँ पे, एकोमोडेशन, क्योंकि मॉडिफाई कर रही है एग्जिस्टिंग स्कीमा को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है इन डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, यानी डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। अगर आपको सेमियोटिक पल्ले ही नहीं पड़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया रैपिडली लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो आपको पता है ये एक ही स्टेज है जो रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करती है, वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का सबसे तेजी से जो विकास है वो 2 से 6 वर्ष में होता है, इतना पता है। अब 2 से 6 वर्ष की जो स्टेज है, ऐसे पहुंचते हैं क्वेश्चन के आंसर तक अगर ना भी पता हो तो, ठीक, क्योंकि आंसर तो यही है, अलग से थोड़ी लिख के आना है अपनी तरफ से एस्से में। तो रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट 2 से 6 वर्ष में होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और 2 से 6 वर्ष के आसपास की स्टेज कौन सी है पियाजे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना। 71% लोग सही दे रहे हैं, बट सभी को सही देना था ये। 2 से
7 वर्ष की अवस्था है। अब आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि यहां पे सिमियोटिक फंक्शन से लिख दिया था। भाई अगर उत्तर नहीं भी पता है पहुंच तो सकते हो, बाकी के क्योंकि सब कुछ पूरा सिलेबस आपस में जुड़ा हुआ है, बच्चे के बारे में बात हो रही ना एज अ होल। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां सिमियोटिक फंक्शन का सीधा मतलब है सिंबॉलिक स्टेज है, सिंबल्स और साइंस के थ्रू सीखना, उनको समझना। अभी मैंने लास्ट टाइम जब हम बैच में कर रहे थे, मैंने आपको ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट सब बना के दिखाए थे कि सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखने लगता है कि अच्छा येलो लाइट है, वेट करना है, ग्रीन लाइट है, अब पापा चले जाएंगे स्कूटर लेकर के या जिस भी व्हीकल में वो दोनों बैठे होंगे बच्चे और पापा, तो वो सिंबल्स को देख करके रेड लाइट है तो रुकना है, या ए फॉर एप्पल होता है तो लैंग्वेज के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। सिंबॉलिक स्टेज इसको कहते हैं। सेमियोटिक भी इसी को कह रहे हैं हम। थोड़ा सा शब्दों का फेर बदल है, वोकैब में परिवर्तन किया है, घबराना आपने नहीं है। इंग्लिश पेडागोजी को कैसे इंप्रूव करें? मास्टर जी एक तो मल्टीपल रिवीजन लीजिए, वो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, मैराथन सेशन भी लूंगी, ठीक है? डोंट वरी, नए पैटर्न के हिसाब से। तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, सिंपल आंसर है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें हमें समस्या हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन डैश अ टीचर एंड 2 to 4 स्टूडेंट्स, यानी 2 से 4 बच्चे और एक टीचर हैं, फॉर्म अ कोलैबोरेशन ग्रुप, यानी सहयोगी ग्रुप बनाया जिसमें साथ में बैठ करके सीखेंगे, एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स ऑन द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज। यानी डैश में एक अध्यापिका और 2-4 बच्चे एक सहयोगी गुट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यानी एक पैसेज पढ़ रहे हैं, एक बच्चे ने पढ़ा, फिर अपना कुछ बताया, दूसरे बच्चे से पूछा अच्छा तुम्हें क्या समझ आया, फिर टीचर से पूछा, अगर अटक रहे हैं तो टीचर बच्चों से पूछ रहे हैं, टीचर बच्चे से सीख रहे हैं, बच्चा टीचर से सीख रहा है, या सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के हमने ये डिस्कस किया है कि इसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। वाइगोस्की वाला जो लास्ट मैराथन था उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे, इस पे लिखा हुआ है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रेसिप्रोकल टीचिंग किसी ने पूछा भी था। तो रेसिप्रोकल टीचिंग होता है परस्पर शिक्षण या अन्योन्य शिक्षण, यानी बच्चे टीचर से डायलॉग कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एक ग्रुप में बैठ करके टीचर और बच्चे इन्वॉल्व है। रेसिप्रोकल का मतलब ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। स्कैफोल्डिंग तो हेल्प होती है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि बच्चा जहां अटक रहा है वहां हेल्प मिल रही है, नहीं, ग्रुप में एक दूसरे से सीख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। डिस्कवरी लर्निंग होती है जब आप डिस्कवर कर रहे हो, बच्चों को आपने एनवायरनमेंट दिया हो जहां वो खुद से कुछ एक्टिविटी करे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है कि आप बेसिकली आपसे पूछा नहीं जाता है सीटेट में, ये स्किनर ने ही इसके बारे में बात की थी कि आप कंप्यूटर पे या कोई भी एक प्रोग्राम बना हुआ है उसमें आप एक सीढ़ी पार करते हैं, थोड़ी हिंट मिलती है, फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, यानी वाइगोस्की ने कौन सी पद्धति, कौन सा मेथड, कौन से तरीके को कहा है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए। फटाफट से बताएंगे। थैंक यू सो मच ऑल इन वन नित्या, आप सभी भी बेहतरीन बने, और लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, वो भी आप कर दीजिए। 24,426 लोग हम जुड़े हुए हैं, 8,400 लोगों ने लाइक किया है, तो एक बहुत ही बड़ा गैप है, कोई बात नहीं, बट जी मेरी तबीयत जो है, क्योंकि इतने टाइम से क्लासेस चल रही हैं, फिर ऐप पे भी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन है नॉल करके, थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, बट मजा बहुत आ रहा है। मैं तसल्ली से डिस्कशन करूंगी, जिसको जल्दी हो वो अपनी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, है ना? देखिएगा, देखते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की कौन सा तरीका बेस्ट मानेंगे? जहां पर पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग या टेम्परेरी हेल्प मिल रही हो, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टीचर, पढ़ा रहे हैं क्लास में, जहां जरूरत पड़ रही है वहां मदद भी दे रहे हैं, सही बात है। रीइंफोर्समेंट तो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी बात थॉर्नडाइक ने सबसे पहले की एजुकेशन में, या फिर हम बात करते हैं स्किनर के संदर्भ में, ये बहुत यूज हुआ है, तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है सीटेट के लिए। इक्विलिब्रेशन प्याजे बात करते हैं, वाइगोस्की की कहां से बात आ गई, प्रोग्राम लर्निंग अभी बताया, स्किनर बात करते हैं। तो एक ही बात है जो वाइगोस्की की तरफ लेके जा रही है कि भैया ये टेम्परेरी हेल्प, बच्चों को हिंट देना, क्यूज देना, एग्जाम्पल्स देना, उन सब में वाइगोस्की की बात हो रही है। लास्ट वाली क्लास की है भाई, बिल्कुल यूट्यूब पे है वीडियो, क्यों नहीं है, काहे चिंता करते हैं। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर, ओहो हो, ज्यादा आगे चले गए, ज्यादा आगे भी नहीं जाना जीवन में, थोड़ा थोड़ा आगे चलना है एक बार में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई को याद कीजिए, जॉन डीवी, है ना, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सी एक बात करेक्ट है या सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स विद लो एबिलिटी शुड बी इग्नोर्ड,
भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखती है, बच्चे को सेंटर में रखने की बात करती है, जग एंड मग मॉडल की बात नहीं करती। जग एंड मग मॉडल क्या है? टीचर एक जग है, जो बच्चा एक मग है छोटा सा, उसमें भर रहा है। जैसे मैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड में एक डायग्राम दिखाती हूँ ना कि खाली बर्तन है, बच्चा उसमें टीचर भर दे, ये बेकार की बातें हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हिसाब से नहीं चलती। तो बच्चे की एबिलिटी को आप इग्नोर कर दें, लो एबिलिटी वाले बच्चे को ना रखें, नहीं भाई, हर एक बच्चे को आपको इंक्लूड करना है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये बच्चे की एबिलिटीज या नीड्स के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन दे रहे हैं। बी ऑप्शन है, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम। जॉन डुई कह के चले गए कि भैया लोकतांत्रिक होनी चाहिए शिक्षा, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो, क्लासरूम में अभिव्यक्त कर सकें बच्चे। ये कह रहे हैं लोकतांत्रिक नहीं होगी, जगह ही नहीं है, ये भी गलत हो गई। तो फिर हिटलर टाइप एजुकेशन हो गई, टीचर सेंटर्ड हो गई। सी ऑप्शन है, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्योंकि वो प्रोग्रेस की बात कर रही है, प्रगति की बात कर रही है, तो बच्चों को बढ़ावा देना, बच्चों को एक्टिव रखना। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है 99% चांस है कि वही सही है। ये मूल मंत्र है जो आप जानते हैं, जो हमने डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेट्स लर्न पर, कि बच्चा एक्टिव कहां दिखेगा? समस्या समाधान में दिखेगा, है ना। सही बात है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। डी ऑप्शन क्या है? द क्लासरूम्स शुड बी प्राइमरीली टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। भाई बच्चे को सेंटर में रखना है, एक्टिविटी सेंटर्ड होती है, और टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, बोथ आर एक्टिव इन प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही सही है, बाकी तीनों ही गलत थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गार्डनर, आपके प्यारे फेवरेट गार्डनर। थोड़ा कम समय देंगे अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फटाफट से आंसर दीजिएगा। मैम कभी पंजाब आओ, आएंगे, देश भर घूमेंगे, मिलेगा समय, सारे काम करेंगे, डोंट वरी, है ना। अभी पढ़ा लें, अभी और जोश बाकी है, तो ये सब चलता रहे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आएंगे। दिल से दिमाग से रिटायर्ड हैं, बट क्या करें, मजा आता है इस काम में। हंस रही हो? सीरियसली, डोंट यू नो दिस? मैं कब का रिटायरमेंट ऐसे घोषित कर चुके हूँ अपने दिमाग में, 1.5-2 साल हो गए लगभग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट, इंटेंशंस ऑफ अदर्स इज नोन एज। यानी हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, यानी आप दूसरे के स्वभाव को, कि आज इसका मूड गर्म है या इसका मूड रोज ही गर्म रहता है, ठीक, और मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है ना। और एप्रोप्रिएटली आप दूसरे के मूड और टेम्परामेंट को देख करके समझ रहे हैं, इंटेंशन क्या है अगले इंसान की वो समझ पा रहे हैं, मतलब दूसरों को समझने में अच्छे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मैम सिलेबस कंप्लीट है बट सब कंफ्यूजन हो रहा है, नोट्स भी अलग अलग पढ़ रही हूँ, प्लीज आप ईवीएस के नोट्स, मैम सुपर टेट का बैच कब आएगा? गुरमीत कहाँ से कहाँ चले गए भाई? सुपर टेट का बैच पहले आने दो वैकेंसी। और बात रही किसकी, क्या कहते हैं उसको, नोट्स की, देखो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है। जो आप 70 जगह से 70 बार पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को 7 बार पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन कम होगी, कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए। ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे, एक आध दिन और रुको, है ना। अभी ये केवीएस की 2 क्लासेस खत्म होने दो, इस हफ्ते के अंत तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 73% लोग, भाई दूसरे यानी अदर्स की इंटेंशन, अदर्स के मूड, और दूसरों के मूड, दूसरों की टेम्परामेंट, दूसरों के बिहेवियर को समझना। इंटरपर्सनल, इंटर का मतलब ये 2 या 2 से अधिक। अगर ये सेल्फ लिखा होता, सारा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही रहता, बस खुद के मूड को समझना होता तो इंट्रापर्सनल हो जाता। 8 प्रकार की बुद्धि दी है ना गार्डनर ने, ठीक। लिंग्विस्टिक में तो भाषा पे, और बॉडीली काइनेस्थेटिक में स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे, इसमें पोइट वगैरह आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निशा इसलिए हंस रही है कि इतना तो एक्टिव रहते हैं हम, रिटायर्ड लोग ऐसे रहते हैं, यही कहना चाहती हूँ। तुम नेल पेंट लगा के घूम रही हो, क्या बात है, वो भी एक नेल पे, बस कमाल कर दिए, हंस रही हो। देखिएगा बी कह रहे हैं 97% लोग, भाई आपको तो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं अब आपसे। Which of the following is reflected in the statement of a father to his son, don't cry like a girl, you are a boy? कि भैया तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? लड़कों को रोने का अधिकार नहीं होता है हमारे समाज में, उनमें इमोशंस नहीं होते, वो रॉबर्ट्स होते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं पिताजी, मैं नहीं कह रही हूं। तो ये जो बात है ये सीधा सीधा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को रिफ्लेक्ट करती है, लिंग रूढ़िबद्धता है समाज में, वो चीज इतने लंबे समय से चली आ रही है कि उसको सच मान लिया गया है, या मान लिया गया है कि ऐसा ही होता है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो,
पिंक कलर क्यों पसंद है, तुम तो लड़के हो, है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये, साफ साफ आइडेंटिटी नहीं है ये कोई, ठीक, कॉन्स्टेंसी नहीं है कि बच्चे को समझ आ गया हो कि मैं जेंडर को ऐसे चेंज नहीं कर सकता जैसे कपड़े बदल सकता हूँ। इक्वालिटी की तो यहाँ दूर दूर तक बात नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप में बायसनेस निहित होती है क्योंकि आप किसी एक साइड तो झुके हुए हैं ना। तो ये रूढ़िबद्धता है जो चली आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समझते हैं। पोल में आप जवाब देंगे, क्या पूछा है, नोट लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास कब होगी? लास्ट संडे मैंने मिस कर दिया था, इस बार एक ही क्लास रखी थी क्योंकि इतना मैंने इस बार ऑनलाइन 8.5 घंटे की मैराथन ली है, तो मैं सोचा कि एक क्लास में जो भी चीजें होंगी, क्योंकि केवीएस भी आ गया तो थोड़ी ज्यादा व्यस्तता बढ़ गई। अब केवीएस के टाइम पे ऑफलाइन क्लास होंगी और थोड़ी 3-4 दिन तो कम से कम रखेंगे ताकि इंपॉर्टेंट चीजें हम और अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो 2-4 महीने अब रुक जाइए, इस बार हो सकता है मीटअप भी हम ना करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ऐसे देख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट? CCE, इस पे भी हमने चर्चा की थी लास्ट मैराथन में कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। देखो, कोई भी मूल्यांकन हो, कोई भी पॉलिसी हो, बच्चे के भले के लिए आएगी, है ना। तो अब देखते हैं किसमें भला नहीं है, वही सही नहीं है। इट इज एन ईजी वे फॉर द टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। अब ये टीचर्स के लिए आसान नहीं बनाना कुछ भी। टीचर्स का जहां काम कम होता हो वो ऑप्शन कहीं सही नहीं होता, टीचर्स का काम ज्यादा होना चाहिए। सुपर वुमेन सुपर मैन होते हैं वो। इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, एक नया ढंग है असेस करने का। बात तो सही चल रही है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमॉन्ग द लर्नर्स फॉर स्टूडेंट स्टडीज, यानी ये विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये और अच्छी बात लग रही है। डी ऑप्शन है, कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। अब ये बात हमें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रही है। पूछा था नॉट, मैं पढ़ते पढ़ते खुद ही भूल गई, नॉट पूछा था, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों तो एकदम सही है कि भाई लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इससे इंटरेस्ट पैदा होगा। पूछ रहे हैं क्यों नहीं, क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन यह है, शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो इट इज एन ईजी वे फॉर द टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। ये अपने आप में भाषा जो इस्तेमाल हुई है वो नेगेटिव सी है ना, क्योंकि हम टेस्ट फ्रिक्वेंटली की अगर हम बात करें, लेकिन इसका मतलब अगर यहाँ कॉन्टिन्यूअसली लिखा होता तो यही पॉजिटिव लगने लगता हमें, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना कोई। डी ऑप्शन कहता है, कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। तो कहीं बेहतर है, इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि हाँ भाई ये कहना चाह रहा है कि सतत बेस पे डेली ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम बच्चे को टेस्ट कर पाए। हालांकि इसमें भी बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं खराब भाषा यहां प्रयोग हुई है जो ज्यादा 100% ही गलत है CCE के बारे में। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का मतलब चलो फिर भी हम ये लगा सकते हैं, हालांकि भाषा सही नहीं है ये, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम लगा सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली यानी डेली बेसिस पे आप असेस कर पाएंगे। ये जो कह रहा है कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ये तो सही है, ये तो सही है। क्या हो गया, मैंने गलत खाना खा लिया क्या आज? देखिएगा, ये तो सही है कि पारंपरिक जो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं वो गलत तरीके से, वो ठीक से असेस नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सही है, CCE को इसीलिए लाया गया। तो हम सही थे कि ए ऑप्शन गलत है और सबसे ज्यादा गलत भी है। नहीं तो हमें लग रहा था कि डी सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि ए भी है गलत ही, कि बस बेवजह फ्रिक्वेंटली बार बार सतत होता है, पॉजिटिव वे में लिखा होता है। ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है अगर सतत की बात होती, फ्रिक्वेंसी उसमें भी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है रात और दिन बस टेस्ट करना है बच्चे को, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डी लग रहा था ऑप्शन, जो कि गलत है। KVS PRT फॉर्म में सब्जेक्ट में क्या फिल करना है? कमल, जो भी आपके बेसिक शॉर्ट में जितने भी मेन सब्जेक्ट्स रहे हो वो लिख देना, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। देखिएगा, कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स, ये बात एकदम सही थी कि जो पारंपरिक पेपर पेंसिल टेस्ट चल रहे थे पुराने समय से, जब तक CCE नहीं था, तो वो सारे एस्पेक्ट बच्चे के आकलन नहीं कर पाते थे कि उसके पेपर पेंसिल के अलावा उसके को करिकुलर एक्टिविटीज को जांच नहीं पाते थे। तो CCE के बारे में एकदम करेक्ट बात है ये। फॉल्स क्या है? सिर्फ यही कि शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करते रहो, उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये ऐसा नजर आ रहा है कि बस टेस्ट करना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन ही गलत है और इसीलिए यही सही है, बाकी तीनों पॉजिटिव हैं, एकदम सही है। CCE के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ का फेर है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, असर्शन यानी एक कथन है और एक है रीजन। आपका फेवरेट क्वेश्चन का टाइप है ये। असर्शन क्या है? अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम, यानी एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक,
सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए कि क्लासरूम में डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, कल्चर के लोग होंगे क्लासरूम में अलग अलग जगह से। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी हमें दोहराया नजर नहीं आ रहा है ना। और अगर हम बात करें इसका रीजन क्या दिया है, इसी को तो इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं, हर तरह के बच्चे हैं। वसीम खान कह रहे हैं आज का सेशन आसान लग रहा है बिकॉज ऑफ फ्री नोट्स मैम, दिल से आपको दुआ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और खूब तरक्की करे। वसीम, ये चीजें आपकी ये दुआएं हैं जो फलती फूलती हैं, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल प्योरिटी के साथ हमेशा प्रयास किया है, बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं, है ना। देखिएगा रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या है इसका, लर्नर्स इन क्लासरूम कॉम्प्राइज अ होमोजीनियस ग्रुप, यानी कक्षा में एक समरूप समूह गठित करते हैं बच्चे। होमोजीनियस का मतलब है सब एक जैसे हैं, सबको सेम चीज में इंटरेस्ट है, सब एक तरीके से सीख रहे हैं। होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब ये सेम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये फॉल्स है ये बात, सारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, रोबोट्स हो जाएंगे भाई, ठीक। तो ए तो सही है, आर गलत है, इसका रीजन ये सही नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कहीं लिखा है ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बात सही है। दोनों फॉल्स नहीं है क्योंकि पहली बात सही थी कि डाइवर्सिटी वाले बच्चे होंगे क्लासरूम में। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रियंका की बात हो रही है, चोपड़ा की नहीं, नॉर्मल हमारी प्रियंका है क्लासरूम में। प्रियंका यूजेस विबग्योर, नहीं टीचर है भाई, नॉर्मल कहाँ है, स्पेशल है ना, और बच्चा भी स्पेशल है, सब यूनिक है। अब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऐसी तो बातें कहेंगे हम। देखिएगा अगर हम बात करें प्रियंका की, तो प्रियंका यूजेस विबग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स। विबग्योर सबने पढ़ाई है स्कूल में, है ना। तो विबग्योर का यूज हो रहा है ताकि एक रेनबो में, रेनबो क्या बोलते हैं हिंदी में, इंद्रधनुष, तो एक रेनबो में क्या कर सके वो क्रम जो है रंगों का, उसके लिए विबग्योर के भाई पहले वॉयलेट होगा, ये होगा, तो विबग्योर का प्रयोग होता ही है। अब ये मेमोराइज करने की एक स्ट्रैटेजी है, तो लेट्स लर्न पे तो हर किसी को ये बात पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है मेमोराइज करने की। दुनिया भर के निमोनिक मैंने आपके दिमाग में भरे हुए हैं, एसपीसीएफ, प्याजे को लेकर के, है ना। अब ये जो जीएफ बनाया था ये भी हमारा एक निमोनिक ही था, है ना, कि ग्रॉस टू फाइन। अगर हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के, मतलब जिसकी हद नहीं है, इतने सारे आपके पास, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, एससीएल, अगर हम वाइगॉस्की की बात कर रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर बताइए, मैंने आपको एक ना एक निमोनिक दिया हुआ होगा। जैसे सीसीएल मैंने आपको उसका चाइल्ड सेंटर्ड का बताया हुआ है कि बच्चा क्यूरियस होगा, क्रिएटिव होगा, लर्निंग एबिलिटी रखेगा। तो निमोनिक क्या एक टेक्निक है सीखने की, याद रखने की, कि आप ये सीक्वेंस याद रख पाएंगे। जैसे एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये क्या है, एक टेक्निक है याद रखने की। तो ये स्मरणोकारी तंत्र या टेक्निक है, मतलब जिससे याद रख सकें, स्मरण कर सकें, खतरनाक शब्द है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, ये सब तो बनते ही नहीं है। मीन्स एंड एनालिसिस में पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है चीजों को, तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस की बात ही नहीं हो रही है, तो ये निमोनिक है। एम से शुरू होता है, एम साइलेंट है, तो ये निमोनिक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, मेमोरी के लिए, स्टोर करने के लिए एक और क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, चंकिंग। मैंने आपको उस दिन वो ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था। चंक का मतलब आप किसी का नंबर भी याद कर रहे हैं तो उसको चंक्स में, पार्ट्स में तोड़ करके याद करते हैं। चंकिंग भी मेमोरी के लिए कारगर साबित होता है। सही है या गलत है बता दीजिएगा। देखिएगा मेरी एनर्जी कम है, आपकी क्यों कम है? आप भी लाइक शेयर करिए, खुशी खुशी से एनर्जी बना के करिए। नहीं मन कर रहा है तो मत करिए, बट याद तो दिलाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? भाई पेयर है, एक ए है, दूसरी तरफ बी है, इधर क्रिएटिविटी लिखा हुआ है, इधर कन्वर्जेंट थिंकिंग। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? डिस्लेक्सिया के साथ डिफिकल्टी इन रीडिंग। बताइए क्या आंसर होगा? 62% लोग ही बता पा रहे हैं, जबकि डिस्लेक्सिया इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्लेक्सिया क्या है, पढ़ने में कठिनाई है, लेखन वैकल्य यानी विकलता या वैफल्य या विफलता है पढ़ने में, डिस्लेक्सिया, ईशान अवस्थी, याद कीजिए। क्रिएटिविटी कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट होती है, दिशाओं में सोचा जाता है क्रिएटिविटी में, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इंटेलिजेंस होगी कन्वर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई। इंटेलिजेंस यूनिटरी ट्रेट है? बिल्कुल भी नहीं, ये मल्टी डिमेंशनल ट्रेट है। यूनिटरी ट्रेट किसने कहा था? एल्फ्रेड बिने ने। उस थियरी को नकार दिया गया, कोई नहीं मानता आज की डेट में। अगर हम कहें तो गार्डनर कहते हैं क्या है ये? मल्टी डिमेंशनल मल्टीपल इंटेलिजेंस है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। डांस मत करो, बैठ जाओ शांति से। क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, इंक्लूजन यानी एजुकेशन फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल्स। भाई इंक्लूजन यानी समावेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे। एजुकेशन फॉर ऑल, जो रेगुलर बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, वो भी है, स्पेशल बच्चा भी है, गिफ्टेड बच्चा भी है, सब है यहाँ पे।
तो आंसर क्या सही हुआ? सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्टली मैच्ड था। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप तसल्ली से पढ़ेंगे बिना स्ट्रेस के। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन। समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, यानी हर बच्चे को इंक्लूड करके आप सिखाएं, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इन 4 में से बेहतर है या चारों बेहतर हैं, ये आपको पढ़ के समझना ही होगा। एनसीए 2022 थोड़ा बहुत ऊपर से करा दीजिए, अगर हमारा पेपर पहले दिन ही है हो गया तो, क्योंकि पिछली बार एनईपी पूछा था। आसिफ रेजा कह रहे हैं यार क्यों आप में मैं परेशानी पैदा करूं, और आएगा भी कितना क्वेश्चन आ जाएगा अगर आया तो, वैसे मुझे नहीं लगता कि आएगा, बट एक आध क्वेश्चन मुश्किल से। एनईपी बड़ा डॉक्यूमेंट था उससे कहीं ज्यादा, है ना, और उसको आए हुए भी समय हो गया था। अगर आप पेपर की बात कर रहे हैं, पिछले साल आपका पेपर हुआ तो उसको एनईपी को आए हुए भी 1.5 साल हो चुका था, तब जाके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे पहली शिफ्ट के साथ, अगर फिर भी समय लगा या लगा कि कराना है तो करा देंगे ऊपर से, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग के इंक्लूजन के लिए यानी समावेशन के लिए क्या जरूरी है? मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी डिफरेंट तरीके से भैया बोल के भी समझा रहे हैं, पिक्चर भी दिखा रहे हैं, एक्टिविटी भी करा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रमोटिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, IEP मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। किस चीज के लिए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूजन, यानी इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान बना रहे हैं, ठीक है। सूरज थापा कह रहे हैं पोल वाली मैम बहुत शैतानी करती है ना, उनके बदले आप मुझे रख लो, वो भी आधे पैसों में। सूरज जी, इनको पैसों से नहीं खरीद पाएंगे, पोल के पैसे हम इनको नहीं देते हैं। ये जिंदा है, एहसान कर रहे हैं हम पे, उसके लिए हमारी जायदाद लिखवा लेती हैं कभी कभी बीच में, बस हम तो रह लेते हैं इनके साथ। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें बी ऑप्शन सी है प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग। बताइएगा, इनकी शादी वादी करा दीजिए, कहीं भेज दीजिए इनको, तो चांसेस हैं। देखो मजाक कर रही हूँ। प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड, उसमें भी ये लड़के को ले आए शादी करके घर, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी आप पोल नहीं लगा पाएंगे। खैर ये फालतू बातें छोड़ देते हैं, पेपर आ रहा है, देख लो। प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड। देखो आउटकम ओरिएंटेड गोल्स नहीं रखने पड़ते होते कि इतने % आ जाए इसके लिए पढ़ाएं। प्रोसेस ओरिएंटेड के सीखेंगे क्या, प्रोसेस का मतलब है सीख क्या रहे हैं, आउटकम का मतलब है कितने % सीखा, तो ये गलत हो जाएगा। सेटिंग अप सेम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल, जब हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की बात कर रहे हैं तो सेम स्टैंडर्ड सबके लिए गलत बात है। थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट सेकंड सी ऑप्शन में सही है। कितने लोगों ने सही दिया? 65%। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, समझते हैं। 16 को हिंदी में देख लीजिए, अभी लास्ट में करेंगे फिर। अब तो हे भगवान, इतने खतरनाक लोग हैं, इन्होंने इतनी एनसीईआरटी पढ़ लिया, कह रहे हैं काल भेलिए प्रजाति से पढ़ा दें। तुम भी तो ईवीएस के नोट्स देख रही थी, तो ईवीएस के नोट्स पे काम चल रहा था, प्रूफ रीडिंग पता नहीं क्या क्या कर रही है मैडम। तो अब ऐसी बातें मत करो, उनको समझ में आता है ना। 16 का हिंदी में गलत है क्वेश्चन, अभी पढ़ लेंगे। सी ऑप्शन कह रहे हैं 59% लोग। A student of your class faces problems in expressing views and often switches between school mainstream language and the dialect spoken in her or his hometown। यानी एक बच्चा है एक आपकी क्लास में जिसको समस्या होती है विचारों को व्यक्त करने में, खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम महसूस करता है, और जब स्कूल की भाषा, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश बोलते बोलते बीच में स्विच कर जाएगा अपनी मदर टंग पर, यानी हिंदी अगर मातृभाषा है या जिस भी जगह से वो आया है, भोजपुरी है, तो उसमें बात करना शुरू कर देगा बीच में जब उसको तकलीफ होती है इंग्लिश बोलने में। तो अपने डायलेक्ट में जो शुरुआत हो जाती है, बीच में स्विच हो जाता है, ये एकदम नेचुरल बात है। ये क्या है? एकदम नेचुरल बात है, क्योंकि ऐसा होगा जब बच्चा भाषा सीख रहा होगा, अभी तो मातृभाषा ही आती है उसको। बात तो सही है नहीं है? बता दीजिए एक बार। एकदम सही बात है ये। इसका तरीका बताइए कैसे सुधारेंगे या क्या करें इस पे। पहला ऑप्शन है एज अ टीचर यू मस्ट, क्या करना चाहिए? एम्फेसाइज द प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज यूजेज, यानी आप ये कहेंगे शुद्ध भाषा का प्रयोग करो। ये कहां से 2 भाषाएं क्यों मिक्स कर रहे हो? ऐसा नहीं करना होता। बच्चे का एक्सप्रेशन महत्वपूर्ण है, बच्चे का अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो अपनी बात को कह पाए, ये ज्यादा जरूरी है कि किस भाषा में कह रहा है। वो भाषा आप धीरे धीरे सुधरवा देंगे। रिकमेंड द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल, ये तो और खराब बात है। स्पेशल स्कूल तो किसी बच्चे को नहीं भेजना। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली, यानी आप अनुक्रमिक धीरे धीरे ग्रेजुअली जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें उन शब्दों को इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी मान लीजिए उसको सड़क नहीं पता, हालांकि कॉमन शब्द है,
तो मतलब वो सड़क बोलता है, रोड नहीं पता, उसको याद नहीं रहता बोलते समय इंग्लिश में, तो आप धीरे धीरे उसकी भाषा में वो रोड शब्द प्रयोग करेंगे। तो टारगेट लैंग्वेज यानी जो कि इंग्लिश है, स्कूल की भाषा है, उसका धीरे धीरे प्रयोग बढ़ाएंगे, उसमें इंस्ट्रक्शंस देंगे। बच्चा जब कहता है आते हुए कि मैं अंदर आ जाऊं, तो आप कहेंगे हाँ प्लीज कम इन, तो उसको अगली बार याद रहेगा कि मे आई कम इन बोलना होता है। तो ऐसे ग्रेजुअली आप वर्ड मीनिंग्स को धीरे धीरे लेकर के आएंगे। रिब्यूक नहीं करना, रेप्रीमेंड नहीं करना, ये नेगेटिव बातें हैं। डांटना फटकारना बच्चे को नहीं है, आरटी कहता है साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है। बताइएगा मैम केवीएस पीजीटी के फॉर्म में सब्जेक्ट्स क्या फिल करने हैं? मास्टर्स और बीएड पूछ रहे होगे ना। स्टर्नबर्ग की दीदी, भाई साहब खतरनाक क्रिएटिविटी है आप लोगों की, मुझे चक्कर आ जाता नाम पढ़ के। स्टर्नबर्ग की दीदी जी, बात ऐसी है कि जो आपका केवीएस, मैंने वो फॉर्म नहीं देखा है, वैसे तो मास्टर्स के सब्जेक्ट ही पूछे होंगे, वो जहां पे मतलब वो लिखा होगा, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मैं फिर आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। अदरवाइज तो बीएड के सब्जेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और मास्टर्स के भी, दोनों के ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्या पूछा है। सिक्सटीन को हिंदी में समझा देंगे, डोंट वरी। आई गॉट 29 आउट ऑफ 13 HP टेट, लव यू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत ही बढ़िया। मैम सब निशा मैम के ऊपर इतना जोक्स को बनाते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कंचन, इनको एक तरफ से ब्लॉक कराएंगे, है ना। बस कितनी बार बताया, मजाक मुझे ही करने दिया करो। मजाक कर रही हूँ, खैर ये बात भी मैं। तुम्हें फर्क पड़ता है? आंसू आते हैं जोक्स पे? नहीं, कह रही मजे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी एक समावेशी कक्षा में ऐसे ही माहौल बना रहता है। देखिए समावेशी शिक्षा यानी सब बच्चों को मौका मिलेगा, तो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर एक्सपेक्टेड टू अडेप्ट टू द जनरल करिकुलम दैट इज फॉलोड बाय एवरीवन। नहीं भाई, जनरल नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ऐसा करिकुलम जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन को फोकस करे। सिर्फ स्पेशल नहीं ना, नॉर्मल बच्चा भी है वहां। स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स लर्न आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। नहीं भाई, इनको भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ही सिखाना है। स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर ऑलवेज प्लेस्ड सेपरेटली। सेपरेट, अलग थलग तो कर ही नहीं सकते। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आप बच्चे को अलग थलग नहीं करेंगे किसी भी आधार पे। डी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स लर्न विद इन द सिस्टम ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड देयर इज अ कमिटमेंट टू रिमूव ऑल बैरियर्स फॉर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन। यानी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में, यानी कोई बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है या गिफ्टेड भी है, उनको भी आप सेम ही सिस्टम में रखते हैं, मेन स्ट्रीम सिस्टम में, एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में, और बैरियर फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन रहे, बेशक बच्चा व्हील चेयर पर आता हो, बट उसको भी आप इंक्लूड करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल है, आपको सिस्टम में चेंज लाना है, बच्चे में नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सौरभ शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी एक समावेशी शिक्षा है। सौरभ एक बच्चा है, वो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आपको पता लगाना है कि समस्या क्या है या विशेषता क्या है बच्चे की। पहला ऑप्शन है, होल्ड्स बुक्स वेरी क्लोज और वेरी फार फ्रॉम हिम व्हाइल रीडिंग, यानी बच्चा बुक्स को बिल्कुल या तो आंखों पे रख लेता है या फिर बहुत दूर करके देखता है, मतलब उसको देखने में समस्या हो रही है। ये बात आप समझ सकते हैं बच्चों को देख करके। या आप कई बार खड़ा करते हैं बच्चे को क्लासरूम में और वो कहीं बीच में है या पीछे है, तो उसको बहुत वैसे वैसे देख रहा है क्योंकि वो क्लियर नहीं देख पा रहा है कहीं ना कहीं। तो एक तो ये पता लग गया कि देखने में समस्या हो सकती है अगर बहुत पास लाइक किताब को या बहुत दूर करके देखे। ब्लिंक्स ऑफन एंड क्लोज वन आई और हैज रेडनेस इन आई, यानी कि बार बार आंखें झपकाता है। जब आप बहुत ज्यादा ब्लिंक करते हैं इसका मतलब आई साइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये आदत भी बन जाती है, लेकिन हाँ ये एक लक्षण है कि आई साइट में प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहे हैं या रेडनेस हो रही है आंखों में। ठीक है। मे मिसरीड मटेरियल ऑन द चॉक बोर्ड, जो आपका ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, चॉक बोर्ड है, उस पर वो गलत पढ़ लेता है कई बार क्योंकि देखने में समस्या होती है। तो ये तीनों ही इंडिकेटिव है किस चीज के? विजुअल इंपेयरमेंट के, यानी दृष्टि बाधिता है, देखने में समस्या है बच्चे को, विजुअली इंपेयर्ड है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क से संबंधित है। वो जीरो मूवी देखी होगी आपने, अनुष्का शर्मा को सेरेब्रल पाल्सी थी, उसमें डिसलेक्सिया, डिसअर्थिया, उच्चारण कौशल प्रोनाउंस करने में, डिसलेक्सिया आपको पता है पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा देख करके समझने में दिक्कत हो रही है। तो वो रीजन उसका विजुअल इंपेयरमेंट है, पढ़ने में समस्या डिसलेक्सिया की नहीं है, यहाँ पे देख नहीं पाने के कारण नहीं पढ़ पा रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? 21। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020?
यानी एनईपी 2020 में कौन सी एक बात के बारे में बात ही नहीं हुई है? बताइए सरकार, ऐसे कैसे चलेगा? बताइए, एनईपी किसके बारे में बात नहीं करेगा? जिससे बच्चे का भला नहीं हो रहा होगा उसी चीज के बारे में बात नहीं करेगा। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर होगा एकदम। भाई जिससे बच्चे का भला नहीं हो रहा उसी चीज के बारे में एनईपी बात नहीं करेगा। बिल्कुल आसान सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। हो रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं हो रही है तो भी आप बता सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग। चलिए समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड। देखिए, जो बच्चे की भले की बात करे वो एनईपी की बात करेगा। गलत क्या होगा? जो बच्चे के अगेंस्ट बोले। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बेहतर करने पे फोकस हो, सही बात है। देयर शुड बी ड्यू फोकस ऑन क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रही है एनईपी। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है, आपके नोट्स में दिया हुआ है प्रॉपर मैंने। डी ऑप्शन है टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कॉम्प्लायंस इन चिल्ड्रन। देखिए, बच्चे को कॉम्प्लायंस यानी अनुपालन पे फोकस नहीं कराना होता। कॉम्प्लायंस क्या है? कुछ भी कहे टीचर या क्लास में जो भी चल रहा है सबको मान लो। तो बच्चे को फिर क्या मतलब, जेल में कैदी है बच्चा? नहीं। तो कॉम्प्लायंस के लिए रिवॉर्ड पनिशमेंट यूज करना अपनी बात मनवाने के लिए एकदम खराब बात हो जाएगी। ठीक है ना? बच्चों को फ्रीडम चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ठीक है जी। एमए हिंदी से किया है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाएगा आशु। एक बार आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया होगा, क्योंकि पीजीटी में प्रॉब्लम नहीं है उतनी जितनी टीजीटी के कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट आप इसमें गड़बड़ करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ये क्या कहता है बताइएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। 22वां सवाल कहता है कि द करिकुलम इन स्कूल्स, यानी जो करिकुलम आप जानते हैं, स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक जितनी भी चीजें हो रही हैं वो करिकुलम का हिस्सा है, और करिकुलम का ही हिस्सा है सिलेबस आपका। ठीक, तो द करिकुलम इन स्कूल शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम, यानी किस सिद्धांत पे बेस्ड होना चाहिए आपका करिकुलम स्कूल के अंदर। जो पाठ्यक्रम है, हिंदी में पाठ्यचर्या ही लिखते हैं बट ये कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो जो पाठ्यचर्या है वो किस आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए? बच्चे का भला देख लो। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, आपको पता है प्याजे पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सिलेबस बहुत हद तक डिजाइन है। अगर आप प्याजे की थ्योरी को देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो आती ही बाद में है बच्चे में, तो अमूर्त चिंतन आएगा 11 साल के बाद, और आप कह रहे हो पहले अमूर्त से ही शुरू करो, प्राइमरी क्लास में भी अमूर्त चीजें पढ़ाओ। भाई मूर्त वो है जो आपके सामने है, आपके हाथ में नोट है ताजा ताजा, हमारे पास भी है, निशा ने कुछ पैसे हमें दिए हैं, छोड़े हैं हमारे लिए, है ना। जैसे 20 रुपए का नोट है, मूर्त है, कॉन्क्रीट मटेरियल है, पहले जल्द आसानी से बच्चा इसको सीखेगा। वहीं 20 रुपए अकाउंट में है कहीं नंबर्स की फॉर्म में, या बिटकॉइन खरीद लिया आपने 20 रुपए के, तो ये क्या हुआ? वो अमूर्त बन गया वो कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? क्या हो गया? अमूर्त हो गया। तो मूर्त से अमूर्त जाते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट। ठीक है बात? तो यहाँ पे कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजें जिनको टच और फील कर सके, अमूर्त जिनके बारे में सोच सके। अमूर्त चिंतन बाद में आता है, पहले मूर्त आ जाता है, जो चीजें देख के सीख सकता है। एंड फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, यानी पहले पूरे विश्व के बारे में जानकारी होगी और फिर घर के बारे में। भैया घर से दुनिया जाया जाता है, दुनिया से घर नहीं आया जाता, है ना। तो ये क्या हुआ? लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, यानी पहले जो आसपास की चीजें हैं उससे जोड़ेंगे और फिर दुनियादारी की जानकारी आप देते हैं। तो मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक, तो ये यहां तक तो सही था, लेकिन ये सेकंड पार्ट गलत हो गया। तो आंसर क्या है? सी। 74% लोग उत्तर सही दे पा रहे हैं, जो कि बात सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर और समझेंगे कहानी क्या चल रही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और समझिएगा, फटाफट से बताइएगा क्या कहता है 23वां सवाल। नेहा कह रही है ग्रेजुएशन में 39% है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 54% है, केवीएस में ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मांगे हैं, बीएड कंप्लीट है क्या? देखिए, अगर 50% मांगे हैं तो 50% चाहिए नेहा, इनके साथ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो लाइन जरूर पढ़ लेना, वहां पे लिखा होगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में चाहिए। अगर नहीं चाहिए दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, बट चाहिए इनको, है ना। ये चीजें DPLSB वगैरह में चल जाती हैं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सख्त किया हुआ है मामला। मोहम्मद तौहीद आलम कह रहे हैं मैम 8 to 10 क्लास EVS पेडागोजी करा दीजिए। पेडागोजी पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी सरकार, KVS की बात कर रहे हो ना, है ना। पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें उसके लिए आप साइंस के टॉपिक्स, SST के कुछ टॉपिक्स NCERT 6 to 8 पढ़ लीजिए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ टीचर एनकरेजेस हर, क्योंकि मेरे पास पेडागोजी का भी अच्छा इनफ लोड है, मैं बता दूंगी आपको कहां से क्या आप पढ़ सकते हो, बट पेडागोजी का भी इनफ लोड है, आपको प्रैक्टिस भी करानी है यूट्यूब पे, बैचेस में भी क्लासेस लेनी है, 60 नंबर आपके पीआरटी में है, 40-40 होता है टीजीटी पीजीटी में है, तो कोशिश तो रही अगर समय मिला तुम्हें, बट लगता नहीं है कि बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। ईवीएस की बात कर रहे हैं, अगर केवीएस की मैं बात कर रही हूँ, सीटेट की नहीं, सीटेट में तो करेंगे ही, सारा करेंगे। अ टीचर एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज मीनिंगफुल वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, अर्थपूर्ण शब्द सच एज पेन, टाइगर, वाटर टू इनिशिएट रीडिंग। विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दिस पेडागोजी सिचुएटेड इन, यानी एक टीचर ने पढ़ने की शुरुआत मीनिंगफुल वर्ड से की है, पढ़ाने की शुरुआत। मीनिंगफुल वर्ड क्या हो सकते हैं? पेन बच्चे ने देखा है, टाइगर का फोटो या कुछ तो देखा ही होगा, वाटर के बारे में तो एटलीस्ट वो जानता ही होगा, तो जो चीजें मीनिंगफुल है, उसके एनवायरमेंट में है, अर्थपूर्ण है, उसके जीवन से जुड़ी हुई है, उनसे सिखाने की शुरुआत की है, और बाद में जाकर के वो फिर रीडिंग सिखा रहे हैं, इन चीजों से शुरू किया है। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है लर्निंग का भाई? मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, एक्सप्लोर करे बच्चा एनवायरमेंट को, इंक्वायरी करे एनवायरमेंट में, यानी बच्चा एक्टिव है। बच्चा एक्टिव है तो क्या है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद है, पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही है। ये तो सब बच्चे को क्या करने में, कंडीशनिंग में, उसको रोबोट बनाने में लगे हुए हैं ऊपर के तीनों, और आप सीटेट में इनके बारे में ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, ज्यादा क्या पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, यानी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए चेंजेस, कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना। कॉन्सेप्ट समझने, पियाजे की थियरी है, वो भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? कर क्या रही हो आज तुम? अच्छा, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी एनकरेज्ड बाय, डांस कर रही है हाथों से देखिएगा। तो कॉन्सेप्चुअल यानी संप्रत्यात्मक बदलाव कैसे लाएंगे आप? कोई कॉन्सेप्ट है बच्चे को, उसको सिखाना है या पुराने कॉन्सेप्ट में बदलाव करना है, तो क्या करेंगे बताइएगा। हाँ, अंकिता कह रही है कि मास्टर्स और बीएड में कौन से सब्जेक्ट थे वो लिखने को बोला है, तो एग्जैक्टली कैसे वो लिखना है, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं अंकिता वो मेंशन कर दीजिए उनकी शॉर्ट फॉर्म में डाल के, क्योंकि अगर आप पूरा लिखेंगे तो हो सकता है वहां पे जो वर्ड लिमिट हो वो फुलफिल हो जाए, सॉरी कंप्लीट हो जाए या फुल हो जाए, तो उस हिसाब से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। इसका जवाब वैसे मैं कल आपको डेफिनेटली दे दूंगी, एक बार मैं वो फॉर्म चेक भी कर लूँ, बट जितना मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर पता है तो वो आपको शॉर्ट में फिर आप वहां मेंशन कर सकते हो वो सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हो, सारे ना भी आ पाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। देखिएगा, मंतशा मैम, मैं समस्तीपुर से हूँ मैम, आपकी क्लास से मेरी सीडीपी बहुत अच्छी हो गई है, मेरा दोस्त जुल्फी मुझे सपोर्ट करता है, जुल्फी को और मुझे बेस्ट ऑफ लक कहिए। बिल्कुल, आपको और जुल्फी को मंतशा ऑल द बेस्ट, बेहतर करेंगे आप सभी को। अभी तो लगी हुई मैं आपके साथ, ऐसे कैसे पीछा छोड़ दिया जाएगा पेपर तक। देखिएगा, तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बेटर करने के लिए, चेंज लाने के लिए क्या करें? पनिशमेंट अलाउड ही नहीं है, पनिशमेंट से कोई भलाई नहीं है, सेल्फ एस्टीम बच्चे की जीरो हो जाएगी, उसका खुद के बारे में विश्वास डगमगा जाएगा। गिविंग मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रीजन, ये बात सही है, जब आप विभिन्न उदाहरण देते हैं, भाई एक एग्जांपल समझ नहीं आ रहा, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, एक्टिविटीज, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपको, ये आप खुद पे भी लागू करके देख लीजिए, है ना? तो बी ऑप्शन, फिर भी बाकी देख लेते हैं। आस्किंग चिल्ड्रन टू मेमोराइज, याद करना, ड्रिल कराना, ये सब नेगेटिव बातें हैं, तो बी ऑप्शन ही एकमात्र पॉजिटिव उत्तर है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आप फैसिलिटेटर हैं, ये याद रखिए, आप नॉलेज को बिल्ड कराने में सहायता कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं बच्चे के दिमाग में कुछ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 25 है, अ स्टूडेंट इन योर क्लास फील्स एंग्शियस एंड कंसर्न्ड अबाउट द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, एज अ टीचर यू फील, यानी एक बच्चा है आपकी क्लास में जो एंग्शियस, चिंतित है, कंसर्न्ड है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को लेकर कि इतना कॉम्पिटिशन है, सब गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मैडम बहुत चिंता हो रही है, क्या करेंगे आप इस स्थिति में कि हमसे अपनी नहीं मिटाई जा रही है, बच्चों की क्या मिटाएंगे? चलिए समझते हैं, मिटा देंगे आप। ऑप्शन ए पढ़िए, हाई एकेडमिक एंजाइटी कीप्स पीपल मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्प्स इन हैविंग अ मोर सस्टेनेबल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, यानी उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका, या हम कह सकते हैं हाई एकेडमिक एंजाइटी कि भाई इतने नंबर लाने ही हैं, है ना? ये जो कंपटीशन की भावना है, इससे बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और ज्यादा प्रॉस्पेरस लाइफ जी सकते हैं। देखिए, ये अपने आप में फंडामेंटली गलत बात है। अगर कोई कंपटीशन को मोटिवेशन की तरह यूज कर लेता है तो चलिए वो उसकी हित की बात होगी, बट लॉन्ग रन में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसको देता है, और ये एक डिफरेंट माइंडसेट है, ये नॉर्मल माइंडसेट नहीं है, या एक स्वाभाविक बात नहीं है कि कंपटीशन से मजा आए सबको, टेंशन क्रिएट होती है। कुछ लोग होते हैं जो एंजॉय कर पाते हैं और वो फिर
बहुत ही नेगेटिव तरीके से फिर उनको या तो हम रेज कह लें, या उन्होंने अडेप्ट वैसे ही किया, क्योंकि क्या करें अब जब दुनिया में ऐसी ही चीजें चल रही हैं तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात कह देते हैं। अदरवाइज ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एकेडमिक एंग्जाइटी है तो उससे बहुत मोटिवेटेड रहेगा बच्चा, बिल्कुल भी नहीं, उसकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ सकती हैं। बी ऑप्शन है, इंक्रीज्ड एप्रीहेंशन एंड अनईजीनेस ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी accompanied by emotional fear which might interfere with students concentration power and memory। यानी विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशा, यानी वो इतना ज्यादा अनईजी महसूस कर रहा है कि हायर एग्जाम एंजाइटी, कंपटीशन का डर, बेचैनी जो है, ये इतनी जो एंजाइटी है, भावनात्मक डर, इमोशनल फियर पैदा कर देगी, और जो वो सच में कर सकता है, जो उसकी एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, याद रखने की क्षमता है, जो वो अच्छा कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इमोशंस हावी हो जाएंगे कॉग्निशन पे। बात तो सही लग रही है ना मोहम्मद जमशेद? तो ये बात एकदम ट्रू है, लेकिन पहले वाली बात सही नहीं है। कंपटीशन को नहीं, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होता है। तो ए इज टोटली इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट, ये बात सही है। दोनों इनकरेक्ट है नहीं, बी तो सही कह रहा है ना कि चिंता से नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे, ए तो करेक्ट है ही नहीं, दोनों भी करेक्ट नहीं हो सकते। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। कंपटीशन को पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं मानना है, कंपटीशन एक नेगेटिव चीज है यहां बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और इस पे चर्चा कीजिएगा। देखिएगा 4 क्वेश्चन और फिर 16th क्वेश्चन की हिंदी पढ़ेंगे। एग्जाम का डेट आ गया है क्या? नहीं, ऑफिशियल नहीं है भाई, वो ऑफिशियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर एट अ और एन डैश इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। यानी अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट, SC STs, फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स, जिनके खानदान में कभी कोई स्कूल नहीं गया, पीढ़ियों में कोई स्कूल नहीं गया, पहली बार स्कूल जा रहे हैं, पता नहीं है किसी को स्कूल में कैसे सीखते हैं, क्या करना होता है। गर्ल्स, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको भी बहुत बार हम देखते हैं हाशिए पे रखा जाता है, मतलब ये वो वाला वर्ग है जो वंचित है, इन्हीं लोगों को डेप्राइव्ड पोजीशन में, डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में हम मानते हैं, है ना। तो डिसेबिलिटीज वाला बच्चा है, उसको कोई ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा। तो आर एट अ और एन डिसएडवांटेज्ड पोजीशन, यानी हाशिए पर हैं, प्रतिकूल स्तर पर हैं, इनके लिए एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं है। अगर कोई निचली जाति और उचली जाति की जो बातें हैं समाज में, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब और ये सब कह रहे हैं यहाँ पे, अगर इन ठप्पों के साथ, इन लेवल के साथ अगर पहले से ही समाज में ये चीजें बनी हुई हैं, तो बच्चा जब स्कूल जाएगा और वो शेड्यूल ट्राइब से है, शेड्यूल्ड कास्ट से है, और एक धारणा बनी हुई है वहां पे बच्चों के बीच, तो डिसएडवांटेज हो गई, वो पहले से ही हाशिए पे है, उसको बराबरी का अधिकार पहले से नहीं दिया जा रहा। ठीक, फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स, जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, उनके पीढ़ियों में कोई स्कूल नहीं गया, उनको भी समस्या का सामना ज्यादा करना पड़ेगा बाकी लोगों से। गर्ल्स, जिनको एजुकेशन में एनरोल कराना और ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है कि लोग प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिला पा रहे, तो ये क्या है, ये सब डिसएडवांटेज पोजीशन में है। इनको आपको स्पेशली और इमोशनली सेफ फील कराना है स्कूल में, इनको एक्सेप्टेड फील कराना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है, इसी को घुमा के पूछता है हर बार, कि जो डिसएडवांटेज्ड या डेप्राइव्ड वर्ग है, डेप्राइव्ड सेक्शन है, उसको एक्सेप्टेड, इमोशनली सेफ, उनकी नीड्स को समझना है, उनको एक्सप्रेशन का मौका देना है, बाकी बच्चों के भी माइंडसेट में परिवर्तन करना है, ताकि उनको भी एक इक्वल या इक्विटी का ध्यान में रख करके उनको एजुकेशन मिल सके। प्रिविलेज्ड पोजीशन इनकी बिल्कुल भी नहीं है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपका फेवरेट क्वेश्चन, इसमें 100% लोग गलत जवाब देंगे, उसका रीजन मैं भी बताऊंगी, है ना। इधर दीदी की क्लास चल रही है और उधर हिमांशु सिंह नाम से बहुत चैनल बन गए, वो अपना ही कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। हाँ रूपा, ऐसा होता है, और इस चक्कर में कई बार मतलब छवि भी खराब होती है कई बार, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव नोट्स बेच रहा है या कोई गलत न्यूज़ फैला रहा है, और जिन लोगों को नहीं पता है सच में कि वो ऑफिशियल चैनल्स हैं ही नहीं, या वो ऑफिशियल माध्यम ही नहीं है जहाँ से आप ले रहे हैं, तो उनको तो लगेगा पता नहीं मैं ही कौन सा फ्रॉड कर रही हूँ उनके साथ। तो ये बड़ा नेगेटिव है, इस चीज़ को आप आसपास सतर्क करिए। मैं अलग से भी इस पर एक वीडियो बना दूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। एक्शन भी हम ले रहे हैं जो ले सकते हैं, क्योंकि एक होता है कि ठीक है, मतलब मुझे लगता है कुछ लोगों का अगर घर चल पा रहा है और वो पॉजिटिव कुछ अगर कर रहे हैं, या ठीक है कुछ कहीं से चल रहा है, ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। बट ये एजुकेशनल पर्पजेस के लिए नहीं, वो फिर अपनी मोटिव्स के लिए, अपने एजेंडा के लिए अगर कोई यूज कर रहा है उस तरह से, तो वो गलत है चीज। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अजर्शन। अजर्शन क्या है? एक कथन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सभी को जवाब गलत ही देना है, क्योंकि इसका आंसर सही दिया ही नहीं है सीटेट ने।
ठीक, एक कथन है और रीजन है। कथन क्या है? लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने सामाजिक संदर्भ से हटा दिया लर्निंग को तो लर्निंग मीनिंगफुल बचेगी ही नहीं, है ना। भाई सामाजिक संदर्भ, जिस सोसाइटी जिस कल्चर में बच्चा रह रहा है उससे जोड़ के पढ़ाना है। बिफोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव अ वेल डिफाइंड वोकैबुलरी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी एक बेसिक वोकैबुलरी उनकी तैयार हो चुकी होती है, बातचीत करने में वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। 5-6 साल की उम्र में जब स्कूल आते हैं उससे पहले उनको बोलचाल और उनके पास शब्द भंडार होता है सफिशिएंट कि वो अपनी बात को कह सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की उनको अंडरस्टैंडिंग भी होती है। खाली बर्तन नहीं है बच्चा के स्कूल आया तो खाली है, ये बात ट्रू है। अब इसमें इन्होंने ऑल्टरनेटिव ही नहीं दिया, या तो दोनों को सही बता रहे हैं, दोनों सही हो नहीं सकते क्योंकि ए फॉल्स है, दोनों सही नहीं हो सकते, ए ट्रू नहीं हो सकता, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी नहीं है। तो इसमें सभी को फ्री नंबर मिला है क्योंकि इसमें ए गलत है, फॉल्स है और बी इज ट्रू, ठीक है ना। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए ये फ्री का नंबर है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। अगर हम समझें, a student feels that she would not be able to achieve success on a test and will never be able to improve her performance, such beliefs about ability, यानी एक छात्रा ये मानती है, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो मार्क्स हैं, जो भी वो काम कर रही है स्कूल में, उसको कभी भी सुधार नहीं पाएगी। और ये जो बिलीफ है, ऐसा मान लेना कि मैं तो कभी पास ही नहीं हो पाऊंगी, मुझसे होगा ही नहीं, है ना, और मेरी जो एबिलिटी है वो कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पाएगी, इससे लर्नेड हेल्पलेसनेस बढ़ती है। इसको सीखी गई अक्षमता कहते हैं, है ना। मेरा बीकॉम और एमए हिंदी है तो मैं पीजीटी हिंदी भर सकती हूँ। तो अगर था आपके पास हिंदी सब्जेक्ट आशु, तो फिर तो आप भर सकते हो। अगर हिंदी नहीं था, अगर लिखा हुआ है ऐसा, तो हिंदी नहीं था तो फिर तो ईश्वर भी मदद नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन 86% लोग कह रहे हैं, यानी इंक्रीजेस द स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न। इससे कोई मोटिवेशन नहीं बढ़ रही, बच्चे में अक्षमता आ गई है, वो कोशिश भी नहीं करेगा कुछ टाइम के बाद। डज नॉट अफेक्ट द स्टूडेंट्स मोटिवेशन इन एनी मैनर, ऐसा नहीं है। जो बच्चे का बिलीफ है, याद रखिएगा आपका एज अ टीचर बच्चे में विश्वास और बच्चे का खुद में विश्वास बहुत जरूरी है, पॉजिटिव होना, अदरवाइज वो जितना कर सकता है उतना भी नहीं करेगा। लेकिन आजकल टीचर्स खतरनाक है कुछ तो, अब उनको टीचर्स भी क्या ही करें, वो पहले ही डरा देंगे, है ना। वो इतना डरा देंगे कि आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे उनके डर के चक्कर में। उसमें अपना उनका कोई पर्सनल बेनिफिट है या ईगो को बूस्ट करना है ना, तो वो एक गलत चीज है। मेक्स द स्टूडेंट फील अ सेंस ऑफ गिविंग अप ऑन द टास्क एंड एक्सपीरियंसिंग लर्नेड हेल्पलेसनेस, यानी छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास कि भाई इस काम को छोड़ ही देती हूँ, फिर जब मुझसे होना ही नहीं है पेपर क्लियर तो क्यों पढ़ूं, छोड़ देती हूँ। और लर्नेड हेल्पलेसनेस कि मुझसे होगा ही नहीं, है ना। 2 ब्रेकअप हुए, 3 हुए, अब तो भाई कोई सही इंसान मिलेगा ही नहीं जीवन में। ये एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कई बार। तो ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है कि हम अगर कुछ कारणों से, कुछ वजह से कई बार फेल हो गए किसी चीज में, तो हमें लगता है कि अब सफल नहीं होंगे, जबकि वो जो बिलीफ है उसको ठीक करके सही अप्रोच का पालन करना है ना। ऐसा थोड़ी है कि आसमान से परियां या परे आते हैं जो पेपर क्लियर करेंगे, इंसान ही कर रहे हैं। तो हमारी अप्रोच में या मेहनत में कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं। तो ये इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, अगर बच्चे में ये बिलीफ आ जाए कि मेरे से होगा ही नहीं, तो लर्नेड हेल्पलेसनेस आ जाएगी और वो काम छोड़ देगा। इससे रिलैक्स कोई नहीं बनता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बाय टीचर इज मोस्ट इफेक्टिव इन कीपिंग स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअली मोटिवेटेड, यानी कौन सी एक स्ट्रेटेजी है टीचर के द्वारा जो प्रयोग की जाए जिससे बच्चा सतत रूप से लगातार मोटिवेटेड रह सके, है ना, मोटिवेटेड रह सके। बताइए। केवीएस पेडागोजी का पेड बैच बता दो, क्या नाम है इनका, यूपी 12 ऑफिस आया हुआ है बैच, कल से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा करियर विल पे। सीटेट पेपर 2 के एसएसटी पेडागोजी की प्रिपरेशन कैसे करें? अब समय प्रशांत है आपके पास इतना, तो प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए, उससे कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट गूगल से सर्च कीजिए, या अगर कोई किताब आपके पास पड़ी हुई है वो देख लीजिए। और वही, क्योंकि 15 नंबर 20 नंबर की पेडागोजी आएगी आपकी उसमें एसएसटी में, तो वो एक चीज़। और बाकी जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है वो वहाँ हेल्प करेगी आपको। तो प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर या जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो या वीडियोस देख सकते हो अगर किसी ने बनाई हुई होंगी। डी ऑप्शन कह रहे हैं 48% लोग, यानी कॉन्टिन्यूअली मोटिवेटेड कैसे रखे बच्चे को, इनकलकेटिंग इंक्रीमेंटल बिलीफ अबाउट एबिलिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अच्छा, मतलब डी सही लग रहा है आपको, इसमें कमाल कर दिया आप लोगों ने।
गलत आंसर दे रहे हो इसका मतलब, ठीक है ना। एमएससी कंप्लीट है बट केवीएस नहीं भर सकते, इंटरव्यू से डर लगता है। ऐसे थोड़ी होता है गुरमीत, है मतलब आप डर तो जीवन में बहुत चीजों से लगता है, तो सब कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भी डर लगेगा। ये तो गलत रीजन हुआ ना किसी चीज को ना करने का। पहले निकालो तो सही रिटर्न एग्जाम, फिर इंटरव्यू पे सोचना, वो तो बाद की बात है। इतना समय मिल जाता है आपको कि आप उस समय तैयारी कर सकें। अगर एग्जाम निकाल लिया तो आज से मत करो इंटरव्यू की तैयारी, पहले कर लो रिटर्न। कई लोग कहेंगे दोनों साथ में कर लो, बट ज्यादा धुरंधर नहीं बनना है, पहले एक एक करके टारगेट रखना है। अदरवाइज तो आपके पास 4 साल से तब से करते रहते। तो अभी अगर अब तक नहीं किए तो अभी के लिए सिर्फ रिटर्न पे फोकस करो। 90 आया है, 108 आया पेपर 2 में, सीडीपी में 28 आया आपकी वजह से। इस बार पेपर 2 में हाई स्कोर लाना है, बहुत बढ़िया जमशेद। चलिए खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि आप लोग जो गलत उत्तर दे रहे हैं, प्रमोटिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चे को मोटिवेटेड रखने के लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। ये बात याद रखिएगा, आपको गोल्स जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड या लर्निंग ओरिएंटेड रखने हैं। आप सभी ने जो खुशी खुशी 50% लोगों ने उत्तर गलत दे दिया है ना, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब है नंबर लाओ 90%। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इससे एक्सटर्नल मोटिवेशन बढ़ती है सिर्फ, और ये एकदम गलत तरीका है। आपको मास्टरी ओरिएंटेड गोल सेट करना है, यानी बच्चे को नॉलेज पे फोकस करना है। कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, याद कीजिए 3 इडियट्स को। तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन है कि आप सीखने पे तो फोकस कीजिए, नंबर आएंगे। तो मास्टरी ओरिएंटेशन, सही ढंग से सीखना, मास्टरी ओरिएंटेशन, पारंगत होना किसी चीज में, मास्टर होना। इसको दूसरी भाषा में लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स भी कह देते हैं, कि आपका फोकस सीखने पे है। ठीक, तो ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल नेगेटिव है, इसको बिग नो बोलना है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड को, कतई नहीं। 45% लोग अभी भी इसी को कह रहे हैं, बताओ हद हो गई, ठीक है ना। तो इससे कोई मोटिवेशन नहीं आती, इससे फियर आता है। एट्रीब्यूटिंग और फालतू का कंपटीशन इंक्रीज होता है। एट्रीब्यूटिंग अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यानी जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है, कि सिलेबस चेंज हो गया, आपके कंट्रोल में है नहीं, कंट्रोल में क्या है, तैयारी करना, लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे, सिलेबस चेंज हो गया, तो ये क्या है, कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड इनकलकेशन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। बी और डी लगभग सेम ही बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन एकमात्र पॉजिटिव है, इनकलकेटिंग इंक्रीमेंटल बिलीफ अबाउट एबिलिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धित धारणा विकसित करना कि जो एबिलिटी है वो इंक्रीमेंटल है, और ये फैक्ट है, जो आपकी क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है। एक एक करके छोटा छोटा गोल आप अचीव करें। पढ़ना तो शुरू करो, पहले इतना पढ़ोगे फिर इतना भी पढ़ पाओगे, तो वो एबिलिटी इंक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो शुरू करना जरूरी है यहाँ पे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इससे बच्चा मोटिवेटेड रह पाएगा। इंक्रीमेंटल बिलीफ कि हाँ पहले से मैं बेहतर हो रहा हूँ। मान लीजिए मैथ्स में डर लगता है, शुरू तो किया कहीं से और उसको धीरे धीरे बढ़ाया लेवल को। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव, यानी जो गलतियां बच्चों से होती हैं, जो त्रुटियां हैं, वो क्या दर्शाती हैं कि बच्चे की बुद्धि में कमी है, यानी जो गिफ्टेड है वो कभी गलती नहीं करेगा। तो ये तो खराब बात हो गई। गलतियां नेचुरल पार्ट है, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस कम है इसलिए ही उन्हीं लोगों से गलतियां होंगी सिर्फ, ठीक है ना। कोई कह रहा है IQ का फॉर्मूला किसने दिया, कहीं पर स्टर्न है कहीं पर टर्मन है। निशा ये बात मैं बिल्कुल क्लियरली बता चुकी हूँ मैराथन में भी, और तुम मेरी तरफ देख रही हो नहीं, मतलब है ना, और नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं अभी बता भी दूंगी दोबारा से। हिमांशी दीदी मैं आर्यन डाइट श्रीनगर पूर्णिया बिहार, दीदी पढ़ते तो गर्लफ्रेंड पे ध्यान जाता है बार बार, क्या करें, है ना। बहुत ही बढ़िया आर्यन, कितना अच्छा सवाल पूछा, आंसू आ गए मेरे। चलो पहले ये क्वेश्चन कर लें। और पढ़ाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही ना फिर आपको, अगर जीवन में दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं तो जब जिस पे ध्यान जाना चाहिए वहीं जाएगा ना। तो अभी जब पेपर आ रहा है तो कहीं भागी जा रही है मैडम। देखिए एक बार, अगर हम बात करें एरर्स की, तो बच्चों द्वारा और भागी जा रही है तो आप रोक नहीं लेंगे, तो फोकस तो पढ़ाई पे कर लो, और उनको भी कहो पढ़ें, कुछ जीवन में कर लें, नहीं तो एक दूसरे की शक्ल देख के ज्यादा दिन जीवन नहीं कट पाएगा। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव, यानी जो गलतियां हैं वो लो एबिलिटी नहीं, देयर इनेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नॉलेज, यानी रट्टे लगा के उगल नहीं पा रहे हैं, नहीं। चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी ये प्याजे वाली ही बात आ गई कि भाई इससे हम गलतियों से क्या देखते हैं, बच्चा सोचता कैसे, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे है, उसमें एक विंडो मिल जाती है हमें उसके नजरिए में कि उसने कैसे समझाया किसी चीज को। तो हमें चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, यानी क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, काइंड अलग है, जो सोचने का तरीका है बच्चे का वो डिफरेंट है, ना कि उसकी क्षमता में कमी है ना। आपकी समस्या कुछ और हो सकती है, जैसे अभी जो अभी कमेंट कर रहे थे, क्या नाम है इनका, आर्यन, तो इनकी गर्लफ्रेंड की समस्या है, कोई बच्चा होगा उसकी पैंट खो गया, लंच नहीं दिला रहे मम्मी पापा, उसकी पसंद का बैग नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो
आपने जैसे समझाया उसने एग्जैक्ट वैसे नहीं समझा, इसलिए गलती हो गई। तो क्वालिटी का अंतर है, ठीक है ना। काम्बोज उसका एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस देखिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट में बता के जाएंगे। 27 से ऊपर ऊपर नंबर रहने चाहिए, इतना भी कोई मुश्किल सेट नहीं था। और अब इतनी पढ़ाई हम कर चुके हैं कि उसके बाद भी अगर स्थिति ये है तो रिवीजन की जरूरत है। नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और ये आईक्यू के फॉर्मूला का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? करेक्टली मैच्ड, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, चलो ये तो सही है। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, लेखन वैकल्य, विषय पढ़ने में कठिनाई, हाँ तो ठीक तो है भाई, खाली पढ़ने में लिखा होता। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण नहीं, बौद्धिक स्तर स्थायी अभिलक्षण नहीं है ना कि एक फिक्स्ड चीज है। एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, ठीक है। इंक्लूजन एजुकेशन फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल्स, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, सही तो लिखा है हिंदी में, किसको गलत लग रहा था? सेम ही तो आंसर होगा दोनों में। अब आईक्यू की बात कर रहे थे, 30 आउट ऑफ 30 कितने लोगों के आ रहे हैं? 27, 29, 27 तो बहुत लोगों के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रही हूँ। देखो आईक्यू के बारे में 3-4 बातें याद रखनी है। आईक्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बात हुई इसकी वो स्टर्न ने की। 1908 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 की भी नहीं 12 की बात है। 1908 में तो मेंटल एज आया था। विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने आईक्यू की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट दिया। और जो इन्होंने फॉर्मूला की बात आती है जब, तो फॉर्मूला का श्रेय जो है, हालांकि इन्होंने बात की थी बट प्रॉपर जो फॉर्मूला डिवाइस करके ठीक किया, उसमें 100 की मल्टीप्लाई लगाई, वो 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुई टर्मन ने फॉर्मूला दिया। तो 1 नंबर के लिए सीधा सीधा यही पूछा जाता है, फॉर्मूला मतलब टर्मन की बात हो रही है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट मतलब स्टर्न की बात हो रही है, मेंटल एज मतलब बिने की बात हो रही है, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब बिने की बात हो रही है, एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन उनके सहयोगी, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मूला के लिए भी ऑप्शन में टर्मन हो ही ना, तब आप स्टर्न भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो संप्रत्यय दिया उसको प्रॉपर डिवाइस बाद में टर्मन ने किया है, बट बात तो उन्होंने कर ही दी थी, ठीक है ना। और आईक्यू के आने से पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे, आईक्यू बाद में आया है। 1908 की भी अगर हम बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, 5 से पहला टेस्ट शुरू हो गया था इंटेलिजेंस का, जो मेंटल एज को ध्यान में रख करके फिर 1908 में मेंटल एज आया और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आईक्यू का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था। चलिए, बहुत बढ़िया नजायुल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम 7:30 मिलेंगे। कल 9 बजे वाली क्लास आपकी नहीं होगी, क्योंकि 7:30 से हो सकता है 9 बज जाए। आपको केवीएस की पूरी कहानी समझानी है और फिर आप 7:30 कल तैयार रहिएगा। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए कमेंट में बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। हम डिटेल में चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है ना। कंटिन्यूटी बना के रखनी है। जितने भी मैराथन से वो देख लेने हैं, ये 600 क्वेश्चन प्लस 630 क्वेश्चन जो करा दिए हैं आज के मिला करके, उनको देख लेना है। और अभी हम करने वाले हैं चीजें, डेट अनाउंस होने दीजिए। अभी वो फेक नोटिस है जो अभी चल रहा है, वो उसको हम जब तक वेबसाइट पे नहीं है तब तक फाइनल नहीं मानेंगे। बट 20 के बाद एग्जाम है, जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होगी, मैराथन्स और आपका क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अगले 8-10 दिन, क्योंकि 1 हफ्ते पहले तो होनी है अनाउंस कम से कम, उन दिनों के लिए वो मैं शेयर कर दूंगी। टेक केयर, बाय बाय।